नमस्कार, यूपी लाइव आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखनऊ में रहे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें याद किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई नेता मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई नेता मौजूद रहे, जिन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद सीएम योगी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और विपक्षी पार्टी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं और इस देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा भी उनका है। हमें याद करना होगा इस बात को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आज जो भी सुविधाएं और जो भी संपन्नता आपको प्राप्त हो रही है, ये सभी कुछ उनकी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करता है, उन्हें सम्मान देता है। पंचतीर्थ के निर्माण का कार्यक्रम हो या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं, ये उसी क्रम का हिस्सा है। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश के सफाई कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों को लेकर भी कई ऐलान किए और प्रदेश सरकार के कई कामों का जिक्र किया, जिसका लाभ गरीब और वंचित वर्गों को मिल रहा है। हमारी सरकार ने तय कर लिया, उसके लिए हमने एक कारपोरेशन का गठन भी कर लिया है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीनों के अंदर ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, हर सफाई कर्मचारी को, हर संविदा के कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार उसको उपलब्ध करवा देगी। जीरो पॉवर्टी का हमारा अभियान भी उसी का हिस्सा है। अभी भी जो वंचित है, जो सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति के गरीबों के, उन सभी तबकों को चिन्हित करने का कार्य हमारा लगभग फाइनल हो चुका है। इस समय उनके किसी के राशन कार्ड बन रहे हैं, किसी के लिए पेंशन के कार्ड बन रहे हैं, किसी को अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, और जिसके पास आवास नहीं होगा उसको आवास की सुविधा देंगे। जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा उसको 5 लाख रुपए की आयुष्मान की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कोई भी गरीब, कोई भी वंचित, अभावग्रसित नहीं रहेगा। उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न बनाने का काम ये डबल इंजन की सरकार आज कर रही है और उस अपने इस अभियान को आगे लेकर के कार्य करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बाबा साहेब के मूर्तियों की सुरक्षा का भी ऐलान किया और शरारती तत्वों से सुरक्षा की बात कही। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में
अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हर मलिन बस्ती को, हर दलित बस्ती को, अनुसूचित जाति बस्ती को, जनजातीय बस्तियों को हम कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को, जो अगर बच गया है, यद्यपि ग्राम्य विकास विभाग ने, नगर विकास विभाग ने इन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा होगा उसको हम पूरी तरह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला और बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया। ये लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम करके दलितों पिछड़ों पर अत्याचार करते थे, आज वोट मांगने के लिए आपके पैरों पर गिड़गिड़ाने का काम करते हैं। मैं खासकर नाम लेना चाहूंगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के निजी सचिव को तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा करके पैसा बहा करके उनको चुनाव में हराने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी के बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि हमारे अनुयायियों, देश के अनुयायियों, सुन लो, दलितों पिछड़ों सुन लो, लिख लो कि कांग्रेस पार्टी के चवन्नी के भी सदस्य न बनना, यह विश्वासघाती पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के लोगों के बारे में मैं याद दिलाना चाहता हूं। आज मैं अखबार देख रहा था, वो भी जाएंगे। यही समाजवादी पार्टी के लोग जब सूबे में सत्ता में थे तो यहां पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते थे, मुख्यमंत्री बैठते थे मंच पर, और उनके एक वरिष्ठ नेता बाबा साहेब की उंगली को कहते थे ये जमीन कब्जा करने वाले भूमाफिया के काम है। ये ऐसा उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, मुझे बताइए बहनों। आज ये लोग वोट मांगने के चक्कर में अपने बराबर में फोटो लगा करके बाबा साहब का आपकी सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। इस समय एक बड़ा कार्य चल रहा है, वो कार्य है मतदाता सूची के शुद्धिकरण का। आप यहां सब लोग बैठे हैं, बाईं ओर दाईं ओर सब जगह बैठे हुए। आप मुझे बताइए, अगर बाबा साहब ने आपको वोट देने का अधिकार न दिया होता तो जब आजादी के बाद कांग्रेस सरकार में आई आपको पूछती क्या? जोर से बताओ, पूछती क्या? नहीं पूछ सकती थी। बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार दिया। तो इस समय मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है। मैं जानता हूं इस देश का पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, गरीब हो, वो कभी फर्जी वोट नहीं डालता है। उसको असली वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है, उसे अपने मत को देने के अधिकार से वंचित करने का काम ये समाजवादी पार्टी के गुंडे करते थे कि नहीं करते थे? आज वो मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है तो ये हाहाकार मचा रहे हैं। अगर मतदाता सूची शुद्ध हो गई तो समाजवादी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व समाप्ति के कगार पर होगा। इनको मालूम है कि ये जिनके वोटों को मतदाता सूची में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक से अधिक वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है क्या हमें? हर मतदाता को एक वोट देने का अधिकार दिया। हम आज संकल्प लें। अभी अभियान चल रहा है, 11 दिसंबर तक ये चलने वाला है। और जिनका फार्म जमा हो गया बहुत अच्छा, नहीं जमा हुआ जमा करिए। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गौरतलब है कि आगामी चुनाव से पहले प्रदेश सरकार घुसपैठियों को लेकर कड़े कदम उठा रही है, जिससे प्रदेश की जनता को अपने मताधिकार का लाभ मिल सके और चुनावों में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा बयान दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और पीएम मोदी के नेतृत्व में हर सपना होगा साकार, उन्होंने कहा। साथ ही साथ बाबा साहेब के सपनों को किया जाएगा पूरा। केशव प्रसाद मौर्य ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और पीएम मोदी के नेतृत्व में हर सपना होगा साकार, उन्होंने कहा।
उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि और संकल्प भी लेते हैं हम लोग कि बाबा साहब के हर स्वप्न को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग पूर्ण करेंगे। वहीं लखनऊ में कैबिनेट मंत्री असीम अरुण का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री असीम अरुण ने दी है बाबा अंबेडकर को श्रद्धांजलि। समतावादी समाज के निर्माण में हुए हम सफल, शेष बाकी कम को हम जल्द करेंगे पूरा। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे अंबेडकर महासभा के इस प्रांगण में आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय स्वतंत्र देव जी, लखनऊ के मेयर, हम सभी एकत्रित हुए और बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अवसर पे हम सब एकत्रित हैं और बाबा साहब ने जो सिद्धांत हमको दिए थे, एक समानतावादी समाज का गठन हो, जिसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल हुए, लेकिन जो काम बचा हुआ है उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। जनजातियों में जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, घुमंतू समाज के लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है, आवास नहीं है, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को पूरा अधिकार दे रहे हैं। हमारा संकल्प है डबल इंजन की सरकार में हर व्यक्ति को, चाहे उसकी जो भी पहचान हो, आर्थिक रूप से कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, सामाजिक रूप से कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए और हर प्रकार के भेदभाव को बाबा साहब की कल्पना के अनुसार हम लोग समाप्त करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को होमगार्ड्स के 63वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और होमगार्ड्स जवानों की जमकर तारीफ की। साथ ही कई ऐलान भी किए। आखिर क्या है वो ऐलान, ये इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को होमगार्ड्स के 63वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने जवानों की सलामी ली और कई जवानों को सम्मानित भी किया। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और कार्यक्रम में शामिल जवानों को हृदय से बधाई। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के सभी जवानों और अधिकारियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। होमगार्ड स्थापना दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और सेवा भावना का एक प्रतीक है। आज यहां होमगार्ड संगठन के ऊर्जावान जवानों द्वारा अत्यंत उच्च कोटि की रैतिक परेड का प्रदर्शन किया गया है। यह होमगार्ड विभाग की अद्भुत कार्य क्षमता, उच्च कोटि के अनुशासन और अनवरत परिश्रम को दर्शाता है। इसके लिए मैं आप सब को हृदय से बधाई देता हूं और इसकी प्रशंसा करता हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने होमगार्ड्स जवानों की भी जमकर तारीफ की और प्रशासनिक व्यवस्था में अहम योगदान को लेकर उनका आभार जताया। होमगार्ड जवानों की बेहतरी के लिए उनके दैनिक भत्तों और प्रशिक्षण भत्तों में वृद्धि किया गया है और अंतर जनपदीय भत्ते को भी बढ़ाकर के अब 4 गुना कर दिया गया है। हमारी सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों की अच्छे टर्नआउट को देखते हुए सर्वप्रथम 3,000 रुपए प्रति 3 वर्ष में ऑनलाइन भुगतान किए जाने की व्यवस्था भी उनके लिए की गई है। प्राथमिकता में होमगार्ड विभाग के अपने कार्यालय और आवासीय भवनों की भी व्यवस्था, यह हम लोग प्राथमिकता के आधार पर आज आगे इस कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज विभाग के पास 44 कार्यालय अपने भवनों में संचालित हैं। 9 कार्यालय भवन और मुख्यालय परिसर में कर्मचारियों के आवास के लिए G+11 बहुमंजिला भवन का निर्माण कार्य भी अब प्रगति पर है। दुर्घटना में दिवंगत होने वाले होमगार्ड के आश्रितों को
विभाग और विभिन्न बैंकों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए दुर्घटना बीमा के रूप में अब 35 से 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी अब उपलब्ध करवाई जा रही है। इस दौरान सीएम योगी ने होमगार्ड्स जवानों के लिए कई ऐलान भी किए, जिससे उन्हें कई लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने होमगार्ड्स में भर्ती को लेकर भी बड़ी घोषणा की, जिससे युवकों को रोजगार का लाभ मिल सकेगा। वर्तमान में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को अब तक पूरा किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में हम लोग 45,000 होमगार्ड के जवानों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम लोगों ने इस बात को प्राथमिकता दी है, जिस जनपद का निवासी है उस जनपद में उसकी भर्ती हो, आपदा प्रबंधन की उसकी ट्रेनिंग हो, आपदा ट्रेनिंग के साथ फर्स्ट रिस्पॉन्ड पर्सन के रूप में होमगार्ड का जवान वहां जाकर के लोगों को राहत देने में अपना योगदान देगा और इसको लेकर के आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आपका अनुशासन, आपकी निष्ठा, आपका त्याग हमारे समाज को सुरक्षित और संरक्षित बनाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। आप केवल एक बल के स्वयंसेवक नहीं, बल्कि समाज का एक विश्वास है और प्रदेश सरकार की यह एक शक्ति है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यही कहूंगा कि सेवा ही सम्मान है, अनुशासन ही आपकी पहचान है, राष्ट्रहित ही हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यही भावना प्रत्येक होमगार्ड जवान की अंदर उनकी सेवा को महान बनाएगी। होमगार्ड के इन जवानों के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था और की है, हर थाने में होमगार्ड के जवानों के लिए भी एक रूम आरक्षित होना चाहिए, जिससे वह रह सके, अपनी यूनिफॉर्म को, अपने आवश्यक कागजात को वहां पे सुरक्षित रख सके। और मैं विभाग से इस बारे में कहूंगा कि होमगार्ड के जवान को आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए एक प्रस्ताव बना करके भेजें। सरकार इसके बारे में कार्य करेगी और इसको आगे बढ़ाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद से होमगार्ड्स जवानों के पक्ष में ऐसे कई कदम उठाए गए हैं, जिससे उनकी जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं आगरा के सलीम चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने दरगाह पर चढ़ाई चादर, पत्नी डिंपल यादव ने बांधा मन्नत का धागा। वहीं सपा सांसद जया बच्चन भी उनके साथ मौजूद रही। तो अखिलेश यादव आगरा के सलीम चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे और इस दौरान उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद रहीं और साथ ही साथ जया बच्चन भी उनके साथ मौजूद रहीं। वहीं लखनऊ में ठंड को लेकर अलर्ट मोड पर चिड़ियाघर प्रशासन है। आपको बता दें कि वन जीवों के लिए की गई है विशेष व्यवस्था। वहीं नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में विशेष इंतजाम किए गए हैं और बाड़ों के चारों ओर लगाई गई बांस की जाली। चिड़ियाघर की निदेशक अदिति शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि लखनऊ में ठंड को लेकर अलर्ट मोड पर चिड़ियाघर प्रशासन है और वन जीवों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। बाड़ों के चारों ओर लगाई गई बांस की जाली। आपको बता दें कि चिड़ियाघर की निदेशक अदिति शर्मा ने इसकी जानकारी दी है।
देखिए, क्योंकि सर्दी का आगाज़ हो चुका है और सर्दियां शुरू होने के उपरांत जब हम जिस भी चिड़ियाघर में जानवरों को कैप्टिविटी में रखते हैं तो जैसे गर्मियों में हम उनका ख्याल रखते हैं स्पेशल, वैसे सर्दियों में भी हम उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं। इस समय जो भी हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जैसे सांप हो गए, रेप्टाइल्स, जितने भी हमारे सरीसृप जिनको हम कहते हैं वो हो गए, उनके लिए हीटर्स की व्यवस्था कर दी गई है, कंबलों की व्यवस्था कर दी गई है और पुआल की व्यवस्था कर दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि सांप प्रजाति के, सरीसृप प्रजाति के जो जितने भी जानवर हैं वो इस समय हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो हाइबरनेशन में जितने जानवर जाते हैं उनको ऐसी व्यवस्था दे दी जाती है ताकि वो इन सब कंबल और पुआल के नीचे अपने बॉडी को ले जाएं और वहां पर वो सुरक्षित रह सकें। अयोध्या एक बार फिर उत्तर दक्षिण की सांस्कृतिक एकता का साक्षी बना। काशी तमिल संगम 4.0 के तहत तमिलनाडु से आया 212 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज के बाद अयोध्या पहुंचा, जहां उनका स्वागत किया गया। श्री राम मंदिर में दर्शन, सांस्कृतिक अनुभव और भारत की साझा विरासत को समझने का ये मौका दल के सदस्यों के लिए बेहद दिव्य और अविस्मरणीय साबित हुआ। पूरा कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण के बीच हजारों साल पुराने सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करने की एक बड़ी पहल है। ये रिपोर्ट देखिए। काशी तमिल संगम 4.0 के तहत तमिलनाडु से आया 212 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को प्रयागराज के बाद अयोध्या पहुंचा। यह पूरा कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने की एक खास पहल है। प्रतिनिधि मंडल में छात्र, शिक्षक, कलाकार, विद्वान और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हैं। अयोध्या पहुंचते ही सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था के साथ ले जाया गया। कई सदस्यों ने कहा कि पहली बार अयोध्या आना उनके लिए बेहद दिव्य अनुभव है। Yeah, I feel very divine here. This is my first time visiting Ayodhya, and it's my dream since the temple was open. And today, because of Narendra Modi ji, and we got the chance to visit Ram Mandir today. I'm feeling happy, and all the students are very feeling divine to attend this and get the blessings from Lord Rama. इससे पहले यह दल प्रयागराज पहुंचा था, जहां उनका परंपरागत रीति रिवाजों से स्वागत किया गया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल अयोध्या आया है। दल में मौजूद छात्रों और युवाओं ने कहा कि उत्तर भारत के इन ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को करीब से देखना उनके लिए अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव है। कई सदस्यों ने इस यात्रा को दिव्य और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने वाला बताया। I'm coming from Kashi 4.0 Tamil Sangamam. My hearty congratulations and thanks to my Prime Minister Narendra Modi ji. He is the only reason I am coming here for the Rama Janma Bhoomi and Rama Temple. I am very proud and I am very blessed to stay here, Rama Janma Bhoomi here. And hearty thanks to my Prime Minister Narendra Modi ji and UP Chief Minister Yogi Adityanath ji also. I am very thankful for this wonderful giving opportunity for me. My entire Tamil Nadu, my entire Tamil Nadu, I will wish both of them very proud of them. काशी तमिल संगम 4.0 इस बार और भी बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। तमिलनाडु से अलग अलग बैच में कुल 1400 से ज्यादा प्रतिनिधि काशी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भाषा, संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान परंपरा के स्तर पर उत्तर और दक्षिण भारत के संबंधों को फिर से मजबूत करना है। IRCTC की देखरेख में पूरे दल के ट्रांसपोर्ट, भोजन और ठहरने की व्यवस्था की गई है। अयोध्या दौरे के बाद प्रतिनिधि मंडल वाराणसी लौटेगा और फिर अपनी विशेष ट्रेन से तमिलनाडु वापस रवाना होगा। यह यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सूर्य समाचार के लिए अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।